हेलो। अच्छा, भारत का जो भूगोल है ना वो किसी खजाने के नक्शे जैसा ही है। मतलब एक तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए मैदान। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी नक्शे को जरा खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि भारत की जमीन असल में बनी कैसे है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भाई भारत में इतने अलग अलग तरह के लैंडस्केप हैं, इतने सारे नज़ारे हैं, तो इन्हें समझने के लिए हम इसे कितने बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी जवाब पर हमारी पूरी बातचीत की नींव टिकी है। और देखिए, उस सवाल का जवाब छिपा है इस एक चार्ट में। जी हाँ, यही चार्ट हमारा गाइड है। ये हमें भारत की पूरी ज़मीनी बनावट को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे डिकोड करते हैं। तो बात करते हैं भारत की भौतिक बनावट की। देखिए, ये वाकई में कमाल की है। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, इतना कुछ एक साथ। तो इसे आसानी से समझने के लिए ही, जैसा हमने कहा, कुछ बड़े हिस्सों में बांटा गया है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 6। जी हाँ, भारत को मोटे तौर पर 6 बड़े भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। अब सवाल ये है कि ये 6 हिस्से आखिर हैं कौन-कौन से? चलिए देखते हैं। तो ये रहे वो 6 प्रमुख हिस्से। जरा दिमाग में भारत का नक्शा लाइए। सबसे ऊपर उत्तर में है हमारी विशाल उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उससे ठीक नीचे उतरें तो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर बीच का हिस्सा जो सबसे पुराना है, वो है प्रायद्वीपीय पठार। और फिर भारतीय महामरुस्थल, समुद्र के किनारे बसे तटीय मैदान, और आखिर में हमारे द्वीप समूह। अब हम एक एक करके इन सभी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के ताज की, हिमालय की। इसे देश का प्रहरी भी कहा जाता है, मतलब एक संतरी की तरह जो हमारी रक्षा करता है। और हाँ, ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, ये तो पहाड़ों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है, एक जबरदस्त पर्वतमाला। अब इस विशाल पर्वतमाला को भी समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊंचा हिस्सा है ट्रांस हिमालय। फिर बीच में आता है हमारा मेन हिमालय, और एकदम पूर्वी छोर पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। चलिए अब जरा मेन हिमालय पर फोकस करते हैं। इसकी एक बहुत ही मजेदार बात है, ये कोई एक सीधी दीवार नहीं है, बल्कि ऐसा सोचिए कि ये एक के पीछे एक 3 पैरेलल दीवारों की तरह है, 3 समानांतर श्रृंखलाएं। तो ये 3 लेयर्स कौन सी हैं? देखिए, सबसे उत्तर में जो सबसे ऊंची भी है वो है वृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। उससे थोड़ा नीचे यानी दक्षिण में आए तो मिलती है लघु हिमालय या हिमाचल रेंज। और सबसे आखिर में जो मैदानों से जाकर मिलती है वो है शिवालिक रेंज। अच्छा, तो अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के अन्न भंडार की तरफ, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदानों में। ये वही मैदान हैं जिन्हें हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपनी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बनाया है, और यही वजह है कि यहाँ करोड़ों लोग बसते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये पूरा का पूरा मैदान एक जैसा दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, जब नदियां पहाड़ों से तेजी से नीचे उतरती हैं तो वो अपने साथ लाई चीजों को अलग अलग जगह पर जमा करती हैं। इसी वजह से इस मैदान को भी इसकी बंदावत के आधार पर अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहले पहाड़ों के ठीक नीचे आता है भाभर, जहां नदी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती है। फिर आता है तराई का इलाका, जो काफी नम और दलदली होता है। उसके बाद है बांगर, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका। और सबसे आखिर में नदियों के ठीक पास वाला खादर का इलाका, जहां हर साल नई और सबसे उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। चलिए अब मैदानों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की तरफ। ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये एक टेबल की तरह ऊंची उठी हुई जमीन है, जिसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ये बहुत पुराना है, बहुत स्थिर है और खनिजों से भरा पड़ा है। अब इस बहुत बड़े पठार को भी हम आसानी से 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक नदी है नर्मदा, जो इसे लगभग बीच से बांटती है। तो नर्मदा नदी के जो उत्तर में है उसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्चभूमि, और जो दक्षिण का तिकोना हिस्सा है वो कहलाता है दक्कन का पठार। और इन दोनों ही हिस्सों में आपको अलग अलग पहाड़ और पठार मिलेंगे।
जैसे केंद्रीय उच्च भूमि में आपको अरावली रेंज और मालवा का पठार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्कन के पठार को सतपुड़ा रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जैसी पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुए हैं। चलिए अब जल्दी से बाकी बचे 3 हिस्सों को भी देख लेते हैं। कौन कौन से? हमारे तटीय मैदान, विशाल रेगिस्तान और खूबसूरत द्वीप समूह। तो सबसे पहले भारतीय महामरुस्थल। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है। हम सब इसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये एक सूखा, रेतीला इलाका है जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। अब आते हैं तटीय मैदानों पर। जो हमारा पठार है ना, उसके दोनों तरफ मतलब पूरब और पश्चिम में समुद्र के किनारे किनारे मैदानों की पतली पतली पट्टियां हैं। पश्चिम में अरब सागर के साथ है पश्चिमी तटीय मैदान और पूरब में बंगाल की खाड़ी के साथ है पूर्वी तटीय मैदान। और आखिर में आते हैं हमारे द्वीप समूह। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप। ये दोनों ही हमारी भौगोलिक विविधता को और भी ज्यादा रिच बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात साफ हो जाती है कि भारत में आपको सब कुछ मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले मैदान, पुराने पठार और सुंदर द्वीप। सच में हर तरह की भौगोलिक बनावट यहाँ मौजूद है और यही विविधता तो भारत को इतना खास बनाती है। तो हमने भारत के इन 6 भौतिक विभागों को तो समझ लिया, लेकिन अब एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। ये जो इतनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता है, ये हमारे देश के मौसम को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है? कभी इस बारे में सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हमारे देश के उत्तर में जो ये विशाल पहाड़ खड़े हैं, वो सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं? नहीं, उनके पीछे एक पूरी कहानी है। आज हम उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और भारत के इस शानदार मुकुट को, यानी उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत का ये राजसी मुकुट आखिर बना तो बना कैसे? ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक सवाल नहीं है, बल्कि एक महाकाव्य कहानी की शुरुआत है जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम कहाँ-कहाँ घूमने वाले हैं? ये रहा हमारा पूरा प्लान। सबसे पहले हम इन पहाड़ों के जन्म की कहानी जानेंगे। फिर हम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से होते हुए महान हिमालय और फिर मध्य और शिवालिक की हरी भरी वादियों तक। इसके बाद हम एक मोड़ लेंगे पूरब की तरफ, पूर्वांचल की पहाड़ियों को जानने। और आखिर में हम देखेंगे कि हिमालय का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा एक दूसरे से कितना अलग है। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये इतने बड़े बड़े पहाड़ वजूद में कैसे आए? क्या ये हमेशा से यहीं थे? जी नहीं, इसका जवाब धरती के नीचे चल रहे एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक नाटक में छिपा है। और इस नाटक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। जरा कल्पना कीजिए, 2 बहुत बड़ी जमीन की प्लेट्स, एक भारतीय प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, लाखों सालों से एक दूसरे की तरफ खिसक रही थीं और फिर हुई एक जबरदस्त टक्कर। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों प्लेट्स के बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठती चली गई और बस इसी से बना हमारा महान हिमालय। अच्छा, अब हम अपनी यात्रा के सबसे उत्तरी पड़ाव पर हैं, ट्रांस हिमालय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हिमालय के भी पार का इलाका है। एक ऐसी दुनिया जो ठंडी है, सूखी है और बहुत ऊंची है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत के पठार से जा मिलता है। तो इसकी लोकेशन क्या है? ये महान हिमालय के भी उत्तर में है, जो भारत की बिल्कुल ऊपरी सीमा बनाता है। ये इलाका अपनी अनोखी खूबसूरती और मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता है। अब ट्रांस हिमालय में आपको 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां याद रखनी है। ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। अब आते हैं शो के मेन स्टार पर, महान हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, जिसका संस्कृत में मतलब होता है बर्फ का घर। और सच में ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये सचमुच दुनिया की छत है, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं। जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा तो लगाइए, औसतन 6000 मीटर से भी ज्यादा,
मतलब ज्यादातर हवाई जहाज भी इससे नीचे उड़ते हैं। यही वजह है कि ये पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कमाल है ना? और हाँ, इसी रेंज में है दुनिया का सरताज माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर्स की ऊंचाई के साथ। सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों, कंचनजंगा जैसी दुनिया की कई और सबसे ऊंची चोटियां भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन महान हिमालय सिर्फ ऊंची चोटियों के लिए ही नहीं जाना जाता, ये जीवन का स्रोत भी है। यहीं पर गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल ग्लेशियर हैं, जो असल में बर्फ की नदियां हैं। और इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं हमारी पवित्र नदियां गंगा और यमुना। तो एक तरह से ये पहाड़ उत्तर भारत को जीवन देते हैं। चलिए, अब महान हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। यहाँ हमें दो और समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और उसके ठीक नीचे शिवालिक रेंज। तो इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। मध्य हिमालय ज्यादा ऊंचा है और मजबूत, दबी हुई चट्टानों से बना है। शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हमारे सारे पसंदीदा हिल स्टेशन यहीं पर हैं। और इसके ठीक दक्षिण में है शिवालिक, जो हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई रेंज है। ये नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से बनी है। और हाँ, देहरादून जैसी खूबसूरत दून घाटियां यहीं मिलती हैं। अब हमारी यात्रा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ठीक हिमालय की तरह हम भारत के बिल्कुल पूर्वी छोर पर पहुंचते हैं। यहाँ हिमालय अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ पहाड़ियों की एक चेन बना देता है। इसी को हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल को एक अकेली पहाड़ी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग पहाड़ियों का समूह है। इनमें पटकाई बुम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स काफी मशहूर हैं। ये पहाड़ियों सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी भारत की अनोखी संस्कृति और जैव विविधता का घर भी हैं। तो अब तक हमने उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब की यात्रा कर ली। अब सबसे जरूरी काम, इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझना। चलिए, अब हम हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से की आमने सामने तुलना करते हैं। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। पश्चिम में हिमालय ज्यादा चौड़ा और फैला हुआ है, वहीं पूरब में ये संकरा हो जाता है। बारिश की बात करें तो मॉनसून पूरब में ज्यादा मेहरबान है, इसलिए वहाँ घने जंगल हैं, जबकि पश्चिम में बारिश कम होती है तो वनस्पति भी कम है। इसी तरह पश्चिम में बर्फ ज्यादा नीचे तक मिलती है, जबकि पूरब में ज्यादा ऊंचाई पर। ये सारी बातें हिमालय के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती हैं। तो इस सब से हमें क्या समझ आया? सीधी सी बात है, हिमालय सिर्फ एक सीधी एक जैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये एक बहुत ही विविध, एक डायनामिक सिस्टम है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक अलग कहानी कहता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। और अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए। हमने इन पहाड़ों का अतीत और वर्तमान तो समझ लिया, लेकिन बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन महान पर्वतों का भविष्य क्या है? इनकी सुरक्षा और संरक्षण अब हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। इस पर जरूर सोचिएगा।